हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फेयोल के प्रिंसिपल्स किए 6 प्रिंसिपल्स और आज हम करेंगे 7th प्रिंसिपल ऑनवर्ड्स। तो हमने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल्स थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल गाइडलाइन की तरह हैं और ये माने जाने चाहिए, बट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 7th प्रिंसिपल से। अगर आपने ये पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो हेल्प करेंगी आपको आगे के प्रिंसिपल्स जानने में। नेक्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने दिया जो 7th, ये था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इसमें उन्होंने ये बोला, हेनरी फेयोल ने, कि जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक तो फेयर और एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए। फेयर का मतलब है कि उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से अपना सर्वाइवल कर सकें और सेटिस्फैक्शन रहे, मैक्सिमम सेटिस्फाई रहें, और उनको एडिक्वेट सैलरी दिया जाना चाहिए। उन फेयोल का ये मानना था कि उनको इतनी सैलरी देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से मेंटेन कर सकें, और एट द सेम टाइम उसको उन्होंने ये भी बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सैलरी देना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी उनको इतना ज़्यादा सैलरी देने लग जाए कि खुद ही लॉस में जाने लगे। उनका ये मानना था कि सैलरी इतना दो कि तुम खुद भी अफोर्ड कर पाओ और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहे और उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। नेक्स्ट उसमें आप देखो, अगर उन्होंने इसके 3 रीज़न बताए, अगर आप देखो उन्होंने जो 3 डिटर्मिनेशन रखे कि भाई ये चीज़ें किए जा सकते हैं। एक तो उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से तय किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। इस एक्ट में ये डिफाइन है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम जो वेजेस या सैलरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए कंपनी को। और द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपिटिटर्स, उसको ये भी देखना चाहिए कि जो उसी के कंपिटिटर हैं जो वेजेस दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं। तो ये 3 कंसिडरेशन को ध्यान में रख के और किसी भी कंपनी को अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर किसी साल, देखो एग्जाम्पल में, कि इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन अर्न अ मोर प्रॉफिट देन पार्ट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। यहाँ पे ये बोला है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उसके ओनर हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनको देने के बाद अगर उसका प्रॉफिट बच जाता है तो उसको बोनस के फॉर्म में अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका एम्प्लॉय इनकरेज होगा और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, अगर कोई कंपनी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो कमिटमेंट जो उसका होगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो और बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है, जैसे कि हमने पढ़ा है ये जितने प्रिंसिपल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉलो, तो अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको नुकसान ये बताया गया है कि एक तो उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा। यहाँ टर्नओवर सेल्स नहीं है, यहाँ टर्नओवर है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं रहेगा एम्प्लॉय, तो देन ही विल लीव द जॉब। And then comes dissatisfaction. There will be dissatisfaction among employees. Employee will be highly dissatisfied and he will try to leave that type of organization. He will not be satisfied with the organization at all. आप नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें जो है 8th जो प्रिंसिपल दिया फेयोल ने, वो दिया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी, पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो फेयोल का ये मानना था कि दोनों चीज़ें ना बैलेंस होना चाहिए। उनका ये मानना था कि सेंट्रलाइजेशन जो है और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली डिसेंट्रलाइजेशन दे दो तो तब भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन दे दोगे तब भी नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने अपना व्यू ये रखा कि अगर आप देखो यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल, आप देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट देयर मस्ट बी कम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि मैंने आपको बताया दोनों जगह कम्बिनेशन होना जरूरी है। उन्होंने बोला कि अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड विद सेंट्रलाइज्ड टेक्निक। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइज्ड टेक्निक चल जाएगी, लेकिन जैसे ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, जिससे कि काम को बांटा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिया जा सके। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों जो है नहीं होने चाहिए, बल्कि दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है।
अगर आप देखो गांव में पंचायत में ये इस्तेमाल करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन दे देती है, पंचायत को डिसाइड करने देती है, बस फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और पंचायत तय करती है कि उस पैसे को कहाँ लगाना है। अगर जैसे गांव में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए नल का लगवाना है, तो कौन से लोकेशन पर लगवाना होगा ये पंचायत तय करेगी। आप गांव में जाते होगे तो आपने देखा होगा, जो जो वहाँ का सरपंच होता है उसको फैसला लेना होता है गांव वालों से बात करके। अब इसको फॉलो अगर किया जाए तो देखिए क्या क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कंपनी में आ जाते हैं। अगर कोई कंपनी इसको फॉलो करती है तो फ़ायदे क्या हैं। पहला तो ये है कि सेंट्रलाइजेशन, कह रहा है बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन दोनों मिलेगा, और डिसीजन लेने में बहुत ही फास्ट डिसीजन होगा ऑपरेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशनल लेवल पे। और दूसरा है कि टॉप लेवल जो है ना, ये कंट्रोल भी करने में आसानी होगी उसको। बट इसके अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहला तो ये है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले। एक तो डिसीजन मेकिंग लेट हो जाएगी, और इससे मिसयूज होगी अथॉरिटी की, तो जो पावर दी जाएंगी उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। एक बार हम इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम बेसिक तौर पे देखें डिफरेंस, तो आप देख सकते हो सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है हायर लेवल को पावर दी जाती है। अगर आप देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की अच्छी बात क्या है कि हर एक लेवल पे दी जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल पे रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन हर एक लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो। फिर आ जाता है टॉप, अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है ना, वो रिटेन करके रखता है अपनी अथॉरिटी। द अथॉरिटी विथ मिडिल लोअर लेवल बहुत ही कम देना चाहता है। अगर कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ सेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा होगा, तो टॉप लेवल कोशिश करेगा कि सारे के सारे पावर अपने पास रखे, दूसरे को पावर दे ही ना। लेकिन जैसे ही आप डिसेंट्रलाइजेशन में आओगे, हर एक के पास सिस्टमेटिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली चलता है। तो इसीलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है। उसके अंदर जो हायरार्की होती है, हर एक के पास पावर होता है और उस पावर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें फेयोल ने ये कहा था कि उन्होंने बोला था कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। आप देख सकते हो डायग्राम में, एक प्रॉपर चेन होना चाहिए कमांड देने की, और लोवेस्ट से टॉप पे जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। फेयोल का ये मानना था कि ये जो प्रिंसिपल है ये बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और तभी जाके इसका यूज होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ई को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो, सपोज करो ई को इंफॉर्मेशन देनी है ओ के पास, यहाँ देखिए ओ यहाँ है, तो वो डायरेक्ट नहीं देगा। वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन डी के साथ शेयर करेगा, डी से सी पे जाएगा, सी से बी पे, फिर ए के पास जो कि सबसे टॉप पे, फिर ए से एल पे आएगा, एल से एम पे आएगा, एन आएगा, फिर जाके ओ पे आएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन वन बाई वन ऊपर के लेवल में जा रही थी, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आई। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि सभी के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और इससे ये हो जाएगा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आप देख सकते हो, इससे जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं टूटेगा और प्रॉपरली जाएगा। इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने एक चीज़ और सजेस्ट किया। अगर आप देखो गैंग प्लैंक, आप देख सकते हैं यहाँ गैंग प्लैंक लिखा हुआ है। गैंग प्लैंक एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लो ई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, और ई को एकदम यकीन है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं पहुंची तो ऑर्गेनाइजेशन हैवी लॉस हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग डी एंड देन सी टू बी एंड देन ऑल, वो क्या करेगा, डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देगा ओ को। ऐसे में वो सेम, उसके दोनों का रैंक सेम है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ही अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो, ऐसी सिचुएशन में ई जो है, व्हाट ही विल डू इज ही विल इन्फॉर्म टू ओ डायरेक्टली, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज गैंग प्लैंक। ये तब करेगा जब उसे लगेगा कि भाई सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और जल्दी से दिया जाना चाहिए, तो वो सीधा सीधा कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे में वो टॉप लेवल से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, ये याद रखिएगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। एक तो इससे सिस्टमैटिक फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि ऑर्डर वाइज जाएगा तो एकदम लेवल अच्छे से जाएगा और हर एक को इन्फॉर्मेशन रहेगी, और कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई इसको फॉलो ना करे तो नुकसान क्या है। सबसे पहले तो इस नुकसान वही है जो फ़ायदा था उसका उल्टा हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और क्लैरिटी नहीं रहेगी। किसी को ये नहीं पता रहेगा कि किसी ने काम नहीं किया तो किसको जिम्मेवार ठहराया जाए। तो अथॉरिटी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप नहीं रहेगा।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये भी हेनरी फेयोल ने ही दिया था एज यूजुअल, जैसे हम पढ़ रहे हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फेयोल ने क्या कहा था। यहाँ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। यहाँ ऑर्डर का मतलब है अरेंज करना प्रॉपर तरीके से। तो फेयोल ने दो चीज़ों की बात करी है इसमें, एक तो मटेरियल की बात करी है और एक पर्सन की बात करी है। तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिविजुअल जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी कहाँ रहे, कौन सा अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक आदमी का अपना एक ऑफिस होना चाहिए, केबिन होना चाहिए। इसी तरह से सामान कहाँ रखा जाएगा इस बात की इंफॉर्मेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो सामान कहाँ है, जिससे कि अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना हो। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसे टूल की ज़रूरत है तो उसे पता होना चाहिए कि टूल बॉक्स कहाँ है। आप साइकिल बनवाने जाते हो या मोटरसाइकिल या कोई भी रिपेयर का काम कराने जाते हो तो जो वहाँ पे आप देखोगे, जो वहाँ काम करने वाला पर्सन होता है उसे पता होना चाहिए कौन सा टूल कहाँ रखा है। और अगर बाई चांस उसे नहीं मिल रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सुपरवाइज़र कहाँ है और उससे पूछना चाहिए उसको कि कहाँ है, और तुरंत जो टूल है उसे ढूंढने में उसे तुरंत मिल जाना चाहिए। तो जो इंडिविजुअल है उसका भी पता होना चाहिए कि उसका केबिन कहाँ है, और जो जो सामान है टूल्स वगैरह हैं उनका भी पता होना चाहिए। इससे टाइम की बचत होगी और प्रॉपर ऑर्डर में काम होगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम से भी क्लियर है। आप दुकान पे जाते हो तो प्रॉपर ऑर्डर में सामान रखे जाते हैं और कौन सा सामान कहाँ है और इंडिविजुअल पर्सन कौन कहाँ खड़ा होना चाहिए उसको मेंशन होता है। तो ये गाइड कर देगा लोगों को, कोई सामान खरीद रहा है, जैसे ये लेडी खरीद रही है, इसको कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली इनसे पूछेगी एंड ही विल इन्फॉर्म हिम। तो ये पता चल जाना चाहिए। तो प्रॉपर पर्सन प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और प्रॉपर गुड्स प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। ठीक है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, आप देख सकते हो। इसमें टाइम वेस्टेज बच जाएगा और सिस्टमैटिक वर्क होगा। अगर इसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो टाइम की वेस्टेज होएगी और सही पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ढूंढता रह जाएगा। आप स्कूल्स में भी देख सकते हो, आपको पता होता है कि किसका ऑफिस कहाँ है, केबिन कहाँ है, प्रिंसिपल सर का रूम कहाँ है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली भी अगर इन्फॉर्म करना है, अगर मान लो हायरार्की से करता है तो वो चेन को फॉलो करेगा, पहले क्लास टीचर को बताएगा फिर इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। लेकिन अगर उसको बहुत ही लगता है अर्जेंट है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली भी मिल सकता है और ऑफिस जा सकता है। इससे टाइम की बचत होगी। इमेजिन करो उसमें ऑफिस ही ना हो और पता ही ना हो तो पूरे हर क्लास में या पूरे स्कूल के कैंपस में ढूंढता रह जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 11th प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दिया था। इसमें उन्होंने ये बोला था इक्विटी का मतलब होता है काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ टू एम्प्लॉयज। इसमें उन्होंने ये बोला था कि एक काइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए और बेईमानी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। आप देखोगे कोर्ट में ये होता है, फेयर जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय विल पुट, अब उनका ये कहना था कि एम्प्लॉय तभी अच्छा एफर्ट डालेगा जब उसके साथ न्याय होगा और अच्छे से उसको डील किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, बायस रहती है कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय के प्रति, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मैक्सिमम, अपना जितना नॉलेज होगा या कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। आपको जो सबसे ध्यान में ये रखना है, ये वाली जो ब्लू लाइन में देख रहे हो आप, इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। एक तो फेयोल ने ये कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और बिलीफ के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर। तो जब भी टेस्ट में आता है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और जो सैलरी वाला प्रिंसिपल है, दोनों में डिफरेंस में यही है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि उसके कस्टम के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसका कलर देखा जाएगा या जाति धर्म, इन सब के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको तुरंत समझ जाना है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, जैसे आप देखो गूगल कंपनी के अंदर जो सीईओ हैं वो कौन है, सुंदर पिचाई जी हैं। इसी तरह से वोडाफोन में कौन है, सुनील सूद हैं। तो आप देखो ये लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन है तो इनको हम लोग नहीं रखेंगे। अब बाहर अमेरिका की कंपनी होने के बाद भी गूगल ने, आप देख लीजिए सीईओ किसको बनाया, सुंदर पिचाई जी को बनाया, क्योंकि ये कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देते हैं, ये जस्ट एंड फेयर मैनर में काम कराते हैं और सैलरी भी प्रॉपर देते हैं। अब आप देखो पॉजिटिव फायदे क्या हैं इसको फॉलो करने के। एम्प्लॉय काफ़ी सेटिस्फाई रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा, उसका मोरल हाई रहेगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो बीइंग अ कंपनी, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई रहेंगे, नौकरी छोड़ के भागने की सोचेंगे। टर्नओवर का मतलब समझ ही गए होगे आप,
नौकरी छोड़ेंगे यहाँ से, और रिलेशन जो है अनहेल्दी हो जाएगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सनल। अगर आप देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सनल में फेवल ने ये कहा था कि कोई भी पर्सन की स्टेबिलिटी का तय करना चाहिए और उसका टेन्योर होना चाहिए। उनका ये मानना था कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन अगर होता है किसी एम्प्लॉय का, या बार बार आप ट्रांसफ़र करोगे, तो वो अच्छे से अपने काम को कर नहीं पाएगा और वो जो जॉब सिक्योरिटी है वो उसकी मिसिंग हो जाएगी। उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि आज निकला कल निकला, और वो अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा मैक्सिमम। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए और टर्नओवर नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं निकालो। अगर लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय अनअवॉइडेबल है, उसको झेला नहीं जा सकता, तभी जाके उसको निकालना चाहिए। नहीं तो कोशिश करना चाहिए उसी के साथ कंटिन्यू करें, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा। अब इसमें देखिए आप पॉजिटिव इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम देखें तो एक तो ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है एम्प्लॉयज़ की, वेस्टेज नहीं होने देता ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसका नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज का नुकसान होएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय को बार बार आप चेंज करते रहोगे तो वो आके नई नई चीज़ें सीखेगा, ट्रेनिंग करेगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी, और इससे डिससेटिस्फाई भी रहेंगे एम्प्लॉयज़ दूसरे भी। ठीक है। अब जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कीवर्ड्स होते हैं कुछ, इसके भी कीवर्ड्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं वैसे, जैसे बार बार ट्रांसफ़र ना होना, मिनिमम टाइम और एम्प्लॉय को सेटल करना, मिनिमम टाइम देना उसको कि भाई सेटल हो जाओ, जॉब सिक्योरिटी वगैरह देना, ये सारे टर्म्स जो हैं कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये टर्म्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। हालांकि अंदर ही हमने इनको डिस्कस कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो 13th प्रिंसिपल दिया फेयोल ने, वो था इनिशिएटिव। फेयोल का ये मानना था कि इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी को मोटिवेट करना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, तो उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जब भी कोई प्लानिंग होती है बड़ी, तो मैनेजमेंट को उनसे बोलना चाहिए कि भैया आप अपना इनिशिएटिव लो, उनको मौका देना चाहिए कि आप भी अपनी सजेशन दो और बताओ कि कुछ बदलाव हो सकता है क्या। अगर ऐसा लगता है तो उसको बदलाव को करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि अगर जैसे मान लो, इससे क्या होगा, अगर उनकी बात मानी जाएगी एम्प्लॉयज़ की, तो फिर उनको इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो मैनेजर को वेलकम करना चाहिए इस तरह के आइडियाज़, सजेशंस प्लान बनाने से पहले। यही बताया गया है, फेयोल ने यही कहा था कि कोई भी प्लानिंग करने से पहले मैनेजमेंट को कोशिश करना चाहिए कि वो सजेशन ले अपने एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं, तो क्या पता कोई अच्छी सजेशन दे दे। लेकिन साथ में फेयोल ने ये भी बात पे जोर दिया कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की बात नहीं मानी जाती और ऑर्गेनाइजेशन कहते ऑर्गेनाइजेशन मानने से मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि सही नहीं है सजेशन, तो ऐसे में एम्प्लॉय को बुरा नहीं मानना चाहिए और उसको डिसोबीडियंट नहीं होना चाहिए। जो भी प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आके डिसोबीडियंट हो जाए और बोले कि नहीं मेरी बात नहीं मानी गई, मैं नहीं करूँगा काम, या फिर उल्टा सीधा करना शुरू करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हो आप कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने से पहले उसको सजेशन लेना चाहिए, और अगर वो सजेशन सही है तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? अगर आप देखो इसके पॉजिटिव इफेक्ट, पहला तो ये है कि इससे बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, एम्प्लॉय को लगेगा कि वो उसका एक पार्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में भी सजेशंस मांगे जाते हैं कई बार स्टूडेंट से, और वो सजेशन बॉक्स में अपनी सजेशंस दे देते हैं, तो इससे बिलोंगिंगनेस आती है और स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। आप देखिए कई बार स्कूल्स में जब मैं पढ़ा करता था, तो हमारे स्कूल आर्मी स्कूल में सजेशन मांगा करते थे मैनेजमेंट, और स्टूडेंट्स कई बार सजेशंस देते थे, और मैनेजमेंट कोशिश करता था कि हर हालत में स्टूडेंट्स की सजेशंस को माना जाए। तो उससे क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उसके फेवर में ना भी हो, ये 100% होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि वो सजेशन स्टूडेंट्स की है, इसीलिए देखने में ये आता था कि पूरी क्लास उस सजेशन को मानती थी, पूरा स्कूल में उसको फॉलो होता था। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम के लिए बात हुई थी कि वेडनेसडे को या सैटरडे को एक कल्चरल प्रोग्राम होगा हर हफ्ते, तो वो इसमें स्टूडेंट्स पूरा मैनेज करते थे, टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। टीचर्स उसमें एब्सेंस रहा करते थे, अगर वो विलिंग है तो सिर्फ देखने के लिए आते थे, नहीं तो उनकी प्रेजेंस में ज़रूरी नहीं था, तो वो उनकी एब्सेंस में प्रोग्राम हुआ करते थे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता था। तो इससे देखने में आता था मुझे कि कितना अच्छे से स्टूडेंट्स अपनी बातों को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छे से उसको सजेशंस को जो उन्होंने रखे थे उसको फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छे से प्लान करते थे फिर,
और देखा जाता था कि कोई भी बच्चा डिसओबीडियंट ना हो और सब बच्चे उसे कॉपरेट करते थे। लेकिन मान लो अगर इसको फॉलो नहीं कर रही है कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय को नुकसान क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है ना अपनी आदत के अनुसार वो बेस्ट नहीं करेगा, वो हिचकेगा और काम को सोचेगा कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, छोड़ो हमें क्या मतलब है, और काम को लापरवाही से करेगा। और एम्प्लॉय भी अगर आप देखो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो फेयोल ने इसीलिए बोला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी सजेशंस को माना जाए। आप देख सकते हो पिक्चर में भी एम्प्लॉय जो है इनिशिएटिव ले रहा है और मैनेजर्स से राय ले रहा है, दूसरों से भी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ये है लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें ये जो प्रिंसिपल है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें फेयोल ने ये बोला था कि मैनेजमेंट को आई हटा के वी लगा देना चाहिए। आई का मतलब होता है हमेशा इसमें अहम आ जाता है मैं। तो उस फेयोल ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जब पब्लिक डिलीवरी हो रही हो या पब्लिक पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऐसे में जो मैनेजर है उसको कोशिश करना चाहिए आई वर्ड की जगह वी लगाए। एग्जाम्पल के तौर पे उसको बोलना चाहिए कि हम लोगों ने इस काम को कर दिखाया, वी हैव अचीव दिस वर्क और वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन टाइम। तो उसे जब अप्रिशिएशन देना चाहिए तो सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा फेयोल का मानना था कि आई की जगह जैसे ही आप वी लगाओगे ना तो उसके अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों आ जाएगा। इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। इसमें देखो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने काम दिया, उसने बोला 100 यूनिट्स काम पूरा करना है और उसने 10 मैनेजर के बीच में ये काम को बांट दिया। हुआ क्या कि 2 उसमें से बीमार पड़ जाते हैं, सिक हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो बाकी के 8 बचे हुए मेंबर हैं, आप देख सकते हो, ये मेंबर उस काम को पूरा, उनको ऐसे कोशिश करना चाहिए कि यार ये 2 जो बीमार हुए हैं हमारे ही एम्प्लॉई हैं, हमारे साथ के ही कोवर्कर हैं और ये ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे हमें इसे पूरा करना होगा। तो वो बाकी के दोनों कामों को सब बाकी के 8 मेंबर काम को पूरा कर दें। तो इससे क्या होगा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन आएगा। यही फेयोल ने समझाया था कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा देखने में आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, एक तो इस पर टीम स्पिरिट आ जाएगी ऑटोमेटिकली और दूसरा होगा ग्रुप गोल बनेगा, अचीव होगा। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, टीम गोल में नॉट बी अचीव और नो टीम स्पिरिट और मोर स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअलिज्म। यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा आएगा और एक आदमी के ऊपर दबाव ज़्यादा बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हालांकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये बात बताई। अब हमने पूरे प्रिंसिपल्स कर लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये देखने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए आपको, कि क्या आप, अगर आप समझ चुके हो तो इसका आंसर आप जरूर बता लोगे। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ और मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं कमेंट में वेट करूँगा और देखूंगा कि आप सही आंसर देते हैं कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे और इसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करके प्रिंसिपल को रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे। इसमें यह है कि निकिता और सलमान 2 जो हैं एम्प्लॉय थे और जब इन्होंने MBA की डिग्री ले ली तो उन्होंने काम करना शुरू किया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक ही लेवल पे, ध्यान रहे। अब दोनों जब काम कर रहे हैं तो सलमान की आदत क्या है कि बैक बाइटिंग कर रहा है और बुराई कर रहा है अपने कुलीग्स की, और इस बारे में सब एम्प्लॉयज़ को पता है। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि किसने कितना अच्छा काम किया, हर ऑर्गेनाइजेशन करती है साल के एंड में या उनका अपना शेड्यूल होता है। तो जब वो देखेंगे तो उन्होंने देखा कि निकिता सबसे बेस्ट काम कर रही थी। उसके बाद भी उन्होंने फैसला किया कि जो उसके बॉस थे मोहम्मद शरीफ, इन्होंने फैसला किया कि सलमान को प्रमोट करेंगे और उन्होंने ये बोल के बताया बहाना कि भाई फीमेल है और इसको हायर पोस्ट रखेंगे तो ये हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि ये लेडी है और नहीं कर पाएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और जैसे कि आगे आप देख रहे हो आपको रीज़न बताना है कि क्यों, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप 100% दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।